हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पीछे आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद पढ़ाए हैं। शब्दालंकार के भेदों के बाद अर्थालंकार में मैंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आपको पढ़ा दिया। अतिशयोक्ति अभी देखिए बोर्ड पर है, जिसमें कि था कि किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो अतिशयोक्ति वर्णन होता है। बात को बढ़ा चढ़ा के जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा की संभावना कर ली जाए, तो वो ज़्यादा की संभावना करना जो है वो अतिशयोक्ति है। पानी परात को हाथ छुए, परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और नैनों के जल से पांव धो दिए। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी थी प्यासी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर झाग। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की पुतली पलक गिरना जितनी देर में होता है उतना भी नहीं हो पाता था कि चेतक, उनका जो घोड़ा था वो मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जो संभव ही नहीं हो सकता हम उसकी भी संभावना अतिशयोक्ति में कर लेते हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन मैंने कर दिया है। अब बारी आती है अन्योक्ति की, क्योंकि आपको अर्थालंकार के भेद में मैं करा रही थी, तो अन्योक्ति तक मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद मैं आपको मानवीकरण, संदेह और भ्रांतिमान भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। ये भी मुख्य भेदों में नहीं है, लेकिन मुख्य भेद जितने मैं करा रही हूँ वो हैं। उसके अलावा जो ये आते हैं कभी कभी उनको थोड़ा मैं बता दूंगी। अब अगला है अन्योक्ति अलंकार। जैसा कि शब्द देख के आपको लग रहा है, अन्योक्ति अलंकार में अन्योक्ति शब्द आया है। अन्योक्ति शब्द का संविच्छेद करें तो अन्य प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है उदाहरण, अन्य मतलब कोई दूसरा। मतलब कहने का क्या मतलब, इस अलंकार में क्या होता है, उदाहरण हम किसी और का देते हैं, बात किसी तीसरे की करते हैं। अन्योक्ति अलंकार में हम जो कहते हैं सीधे उसकी बात नहीं होती है, बल्कि होती क्या है, बात हम किसी और की करते हैं। बात हम किसी और की करते हैं और उदाहरण के लिए प्रयोग किए गए चीजें कुछ और होती हैं। तो ये यहाँ पर अन्योक्ति होती है। अन्य की उक्ति देकर, दूसरे का उदाहरण देकर के हम किसी तीसरे की बात करें, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया। इस अलंकार में किसी अन्य का उदाहरण, अन्य का उदाहरण देकर किसी तीसरे मतलब किसी दो अन्य की बात की जाती है, किसी तीसरे की बात कही जाती है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली सो ज्यो मध्यो
आगे कौन हवा। अब देखिए यहाँ पर एक कली और मधुमास के समय का खिलते हुए भौरे का और कली का जो है उदाहरण दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक भौरे की क्या स्थिति है जब भौरे को कली का रस का पान कर लेता है तो उसकी क्या स्थिति। लेकिन इसको कली और भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह की जो नवोढ़ा पत्नी थी, राजा जयसिंह जब अपनी नवोढ़ा पत्नी से विवाह करके उसे महल में लाते हैं तो इतने आसक्त हो जाते हैं, इतना प्रेम करने लगते हैं कि वो राज दरबार को भूल जाते हैं। अब राज कवियों को बड़ी चिंता होने लगी कि अगर राजा ने ऐसा ही किया तो राजकाज तो चल नहीं पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब राजाओं से लोगों को डर भी लगता था कि सीधे सीधे बात कहे अगर तो कहीं ऐसा ना हो उन्हें महल से निकाल दे, उन्हें काम से निकाल दे, राजकवि के दर्जे से हटा दे। तो उन्होंने बिहारी ने उनके लिए लिखा, ये दोहा लिखा और एक दासी से भिजवा दिया उनके महल में, जो अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ महल में रहते थे। तो वो भी ले जाकर एक तकिए के नीचे ऐसे ही एक रख देती है। और राजा जयसिंह ने जब उसे पढ़ा तब उनके समझ में ये बात आ गई कि राजकवि क्या कहना चाहते हैं। राजकवि कह रहे थे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं तो अभी फूल में पराग आया है, न उसमें शहद मधु, न उसमें मिठास आई है, न उसका विकास हुआ है, अभी तो वो कली है। अली कली सो मधु, अगर कली भौरा कली के प्रेम में अभी से इतना बंध गया है तो आगे उसका क्या हाल होगा। ये इस दोहे का अर्थ है। लेकिन यहाँ पर कली और भौरे के माध्यम से कली और भौरे को नहीं कहा जा रहा, उदाहरण कली और भौरे का दिया गया है, लेकिन कहा किसको जा रहा, राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह को ये बात कही जा रही है कि अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में अगर वो अभी इतना बस गए हैं, इतना लिप्त हो गए हैं, राजकाज को भूल गए हैं, तो आगे उनका क्या हाल होगा। लेकिन कोई राज दरबारी कभी तो उन्हें सीधे सीधे कह नहीं सकता था ये चीज, तो उन्होंने एक दोहे के माध्यम से कहा, जिस बात को जब वो सुनते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो ये जो है राजा जयसिंह के ऊपर कहा हुआ दोहा है। एक और लिखती हूँ, जिन दिन देखे हुए कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम, कई सुबीत बहार, कई सुबीत बहार, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीत बहार। अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। अब यहाँ पर सुख के समय का वर्णन करते हुए कवि किसी गुणवान कवि की ओर और ये या योग्य कवि की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि अब उस समय भी जिन दिन देखे वो कुसुम गई सुबीत बहार, वो दिन देखा हुआ था जिसमें फूल खिले हुए थे, बहार थी, वो दिन अब व्यतीत हो चुके हैं। अब तो अली रही गुलाब में, भौरे को संदेश देते हुए कहते हैं कि अब तो गुलाब में सिर्फ कटीली डालें बची हैं। कहने का मतलब जिस कवि की बहुत योग्यता थी, बहुत धनवान था, किसी समय जब वो निर्धन हो गया तो उसके लिए ये चीज कही गई है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। अब तो सिर्फ गुलाब में कटीली डालियां ही शेष बची हैं। यानी उस कवि का जो की जो योग्यता थी, धनवान था, धनवान हो, अब वो धनवान नहीं रह गया, तो उसके लिए गुलाब और अली के माध्यम से, भौरा और गुलाब के माध्यम से ये चीज बताई गई। तो ये दो उदाहरण से आपने अन्योक्ति अलंकार को समझ लिया होगा।
एक और बता देती हूँ, एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है, जरा सा मार्कर बदल दो। माली आवत देख के, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, बारी मतलब बारी। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। अब यहाँ पर मृत्यु को कहा गया है। मृत्यु को कहते हुए कह रहे हैं कि माली आवत देख के, जब ये देख लिया कि मृत्यु जो है वो आनी ही आनी है, तो जैसे पहले साधारण समझिए कि माली को आता हुआ देख के कलियां पुकार कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं कि आज फूल फूल जो खिल गए हैं फूल उनको चुन लिया जाएगा, और आज नहीं तो कल हमारी बारी है। ठीक वैसे ही मृत्यु को संदेश देते हुए कहा जा रहा है कि जिसका समय निश्चित हो जाएगा उसकी मृत्यु आती जाएगी, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। तो ये मृत्यु को संदेश देते हुए, मृत्यु को समझाते हुए यहाँ फूल और माली के माध्यम से बात को स्पष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी अन्योक्ति अलंकार है। तो देखिए अन्योक्ति अलंकार भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको मानवीकरण, संदेश और भावांतरण को थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी। जो आते तो हैं, थोड़े कम आते हैं, स्पष्ट रूप से समझा दूंगी एक एक उदाहरण देकर के, ताकि आज ये पूरा खत्म हो जाए। मानवीकरण की बात की जा रही है। मानवीकरण अलंकार ये प्रायः आधुनिक काल की कविता में बहुत आता है। मानवीकरण अलंकार क्या है? जहां हम प्रकृति को मनुष्य मान लें, यानी हम ये कह दें कि ये मनुष्य है, प्रकृति नहीं, यानी मनुष्यों की हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, बातें करना, मुस्कुराना आदि की जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाएं यदि प्रकृति पर आरोपित करके उनको बता दिया जाए तो वो क्या होगा? वो मानवीकरण, यानी प्रकृति का मानवीकरण का मनुष्य मान लिया गया। जहाँ हम प्रकृति को या किसी चीज को, निर्जीव चीज को सजीव मान लेते हैं, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ कहीं निर्जीव चीज को सजीव या मनुष्य के हाव भाव से जोड़कर देखते हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के संवर के। संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे। और कक्षा 10 में जो पर्वत प्रदेश में पावस कविता है, उसमें तो मानवीकरण की भरमार है।
तो आप इस तरीके से तमाम उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे हम मेघों को ये मान लिया है कि वो पाहुन है, मेहमान है, और आज बन ठन के संवर के अपने गांव में आए हैं। संध्या समय को सुंदरी मान लिया गया है कि सुंदरी है, और सुंदरी की तरह ये धीरे धीरे उतर करके नीचे की ओर आ रही है। तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। अब बचा क्या? संदेह और भ्रांतिमान। संदेह और भ्रांतिमान में क्या होता है? जहाँ कहीं हमें किसी चीज की वास्तविक स्थिति जो है संदेहास्पद लगे कि ये चीज है अथवा नहीं है, मैं इसे सिर्फ समझा दे रही हूँ कि ये चीज है अथवा नहीं है। जैसे अगर किसी स्थिति को देखकर लगे कि है कि नहीं है, संदेह उत्पन्न हो जाए। जैसे दुशासन जो था, दुशासन जब द्रौपदी की चीर खींचता है और चीर खींचते खींचते थक जाता है और चीर द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाता है, तो वो थक जाता है। उस समय का एक वर्णन है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी लपेटी है या साड़ी के बीच में नारी लपेटी है, ये साड़ी है कि नारी है। इसमें जो संदेह वाली स्थिति आती है वो क्या है? संदेह की। तो ऐसी स्थितियां जहाँ कहीं उत्पन्न होंगी वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। लेकिन भ्रांतिमान भ्रम होता है। जैसे किसी चीज को देखकर वो चीज न लगे, दूसरा लगे। जैसे नायिका के नाक के पर एक लाल रंग की लौंग पहन रखी है नायिका ने, तो उस लौंग को देख करके क्या लगता है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक में जो उसने मोती पहन रखा है वो लाल रंग का है, तो कवि को क्या लगता है कि वो मोती नहीं है, अनार के दाने हैं। ये अनार के दानों का भ्रम हो जाता है कि अनार के दाने हैं। तो संदेह और भ्रांतिमान में यही अंतर है। संदेह में ये हो जाता है कि ये है कि नहीं है, और भ्रांतिमान में ये नहीं है, ये है। नाक का मोती नहीं है बल्कि अनार का दाना है। तो इस दोनों में ये अंतर होता है। संदेह और भ्रांतिमान को इसीलिए मैंने थोड़ा समझा दिया, जो कि कभी कभी पूछा जाता है प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी कहिए, तो वो आपको आना चाहिए। तो मैंने उसको थोड़ा समझा दिया कि संदेह में पूरी तरीके से संदेह होता है ये है कि नहीं है। भ्रांतिमान में एक चीज दूसरे की तरह लगने लगती है। तो दोनों में यही अंतर है। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़, अब अगली वाली वीडियो में मैं 10-12 अलंकारों का अभ्यास कराऊंगी, अभ्यास कार्य है। तो आप उस वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और साथ ही साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिए, मैं उसमें अभ्यास कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।